हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम लोग बात करने वाले हैं फैशन साइकिल एंड फैशन थ्योरी की। तो आइए जानते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि फैशन क्या है। तो एक विशेष समय पर जब भी कोई स्टाइल प्रचलित हो जाता है तो वो फैशन कहलाता है, या फिर जो भी डिज़ाइनर्स के द्वारा जो भी रंग रूप आकार या फिर मोटिव्स या डिज़ाइन में जो भी परिवर्तन किए जाते हैं, नए नए इनोवेशन किए जाते हैं, जब लोगों के द्वारा वह स्वीकार लिए जाते हैं तो वो हमारा फैशन कहलाता है। आगे देखते हैं फैशन साइकिल के बारे में। फैशन साइकिल की जब हम बात करते हैं तो इसमें 5 चरण आते हैं। पहला है परिचय। परिचय क्या होता है? तो जब भी आप फैशन से परिचित होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो उच्च वर्गीय लोग होते हैं या फिर मॉडल्स होते हैं या टीवी स्टार्स होते हैं, उनके द्वारा नए नए वस्त्रों को डिज़ाइन करवाया जाता है डिज़ाइनर्स के द्वारा। और जब वो विशेष मौक़ों पर पहनते हैं या फिर नई शैलियाँ जो होती हैं उच्च स्तर पर प्रस्तुत की जाती हैं, आपने देखा होगा फैशन शो वगैरह में नई नई डिज़ाइन के आपने ड्रेसेस देखे होंगे, तो वहाँ पर आप किसी भी फैशन के प्रति इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी आप परिचित हो रहे हैं उस फैशन से, तो वो आपका परिचय कहलाता है। दूसरा आता है लोकप्रियता में बढ़ोतरी। ये कब होती है? जब सामान्य लोग टीवी या मैगजीन में सेलिब्रिटीज़ को नई शैली के परिधान पहने हुए आप देखते हैं तो उसके प्रति आप आकर्षित होने लगते हैं, उसको खरीदना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग उसको खरीद नहीं पाते हैं, तो जो निर्माता होते हैं वो सस्ता फैब्रिक लेके उस तरीके का डिज़ाइन बनाकर उसको मार्केट में उतार देते हैं। तो इस तरीके से उसमें लोकप्रियता में बढ़ोतरी होने लगती है, क्योंकि अब लोग उसे खरीदने लगे हैं। लोगों के पास विकल्प है कि वो जो भी डिज़ाइन था उसको कम कीमत पर वो खरीद सकते हैं। फिर आता है लोकप्रियता का जो चरम सीमा होती है, पीक पर आपका पहुंच जाता है जो भी फैशन है। अब ये फैशन न केवल जो सेलिब्रिटीज़ थे उन पर था, बल्कि छोटी मोटी कंपनियां हो गई या लघु स्तरीय इकाइयां हो गई या जो भी ब्रांडेड कंपनियां हो गई, अब वो भी ये जो कपड़ा है या जो भी डिज़ाइन है इसकी नकल करके कम से कम मूल्य पर ये मार्केट में इसको उतारते हैं। जो भी आपका ड्रेस है अब वो सस्ते उस पर आपको मिलने लगता है। और क्या होता है, जो छोटे छोटे गांव गलियां या शहर कस्बे होते हैं वहाँ पर भी आपको ये फैशन देखने को मिल जाता है। तो ये एक पीक हो गया फैशन का। फिर इसमें धीरे धीरे कमी होने लगती है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है लोकप्रियता में कमी। जब भी किसी डिज़ाइनर का काफ़ी बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है, विभिन्न प्रकार के महंगे सस्ते डिज़ाइनरों में जब बाजार बढ़ जाता है तो लोगों में धीरे धीरे इस शैली के प्रति विरुचि पैदा होने लगती है, यानी लोगों की अब उसमें रुचि नहीं रहती है और वो कुछ नई जो फैशन है उसको तलाशना शुरू कर देते हैं। यानी अब वो कुछ नया पहनना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी वो जो फैशन था वो काफ़ी आपका चल रहा है। ठीक है। लेकिन अब क्या है, जो लोग हैं अब वो क्या चाहते हैं, कुछ नई शैली को तलाशना चाहते हैं, यानी कोई नए फैशन को वो अपनाना चाहते हैं। तो फिर क्या होता है, उस जो भी फैशन में जो भी आपका डिज़ाइन था या ड्रेस थी उसका धीरे धीरे उसका बहिष्करण या अस्वीकरण होने लगता है, यानी कि लोगों द्वारा अब वो अस्वीकार किया जाने लगता है। लोग उससे ऊब जाते हैं और वो नई फैशन शैली की ओर उन्मुख हो जाते हैं। तो इस तरीके से फैशन साइकिल आपका पूरा होता है। पहले तो आपका परिचय आता है, जब भी आप किसी फैशन के प्रति आप परिचित होते हैं, जब भी आप फैशन शोज़ वगैरह में या कुछ सेलिब्रिटी होते हैं या उच्च वर्गीय लोगों के द्वारा कुछ विशेष मौक़ों पर कोई ड्रेस आप नहीं देखते हैं तो वहाँ पर आप उस ड्रेस से परिचित हो रहे हैं। दूसरा, लोकप्रियता में बढ़ोतरी होती है जब आप साधारण लोगों पर या टीवी में या मैगजीन में उस ड्रेस को देखते हैं, आप उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, आप खरीदना चाहते हैं, तो निर्माता उसको मार्केट में उतारते हैं सस्ते दामों पर, तो आप लोग उसको खरीद सकते हैं। फिर क्या होता है, वो फैशन आपका पीक पे पहुंच जाता है, एक चरम पर पहुंच जाता है। फिर उसके बाद उसमें धीरे धीरे कमी होने लगती है। अब लोग क्या है, नई शैली को देखना चाहते हैं या नए फैशन को अब ढूंढने लगते हैं वो, फिर उसका अस्वीकरण या बहिष्करण उसका हो जाता है। तो ये तो थे आपके फैशन चक्र के 5 चरण। आगे हम बात करते हैं फैशन चक्रों की लंबाई।
तो जो भी फैशन है वो हमेशा उसका जो चक्रीय पैटर्न का अनुसरण करता है। तो फैशन चक्र मापते हेतु उसमें कोई निश्चित समय तालिका नहीं होती है। आपने देखा होगा कुछ फैशन शैलियाँ बहुत ही कम टाइम में प्रचलित हो जाती हैं, लेकिन कुछ फैशन शैलियों को पहुंचने में बहुत ही टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से इसकी फैशन चक्रों की लंबाई के आधार पर यहाँ पर हम बात करेंगे। कुछ फैशन शैलियों में काफ़ी तेजी के साथ गिरावट भी आती है, जबकि कुछ अन्य में काफ़ी मंद देखने को मिलता है। कुछ शैलियाँ किसी समय अथवा अवसर विशेष पर ही खूब बिकती हैं, जबकि कुछ जो होती हैं अन्य समय पर भी बनी रहती हैं। आपने देखा होगा कुछ जो डिज़ाइन होते हैं आप विशेष अवसर पर ही उसे पहन सकते हैं या तभी वो फेमस होते हैं। जैसे कि शादी का सीज़न हो गया, उसमें कोई ड्रेस चली है तो वो क्या है, वो आपके विशेष अवसर पर ही खूब बिकती है। लेकिन कुछ फैशन ऐसे होते हैं जो कि लंबे समय तक बने रहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मार्केट से बहुत कम समय में ही गायब हो जाती हैं, जबकि कुछ जो होती हैं आपके जो डिज़ाइन या ड्रेस होते हैं वो काफ़ी टाइम तक बने रहते हैं। तो इसी आधार पर इनको 3 भागों में बांटा है। पहला है शास्त्रीय पुरातन शैली। इसमें क्या होता है, कुछ फैशन शैलियाँ ऐसी होती हैं जो कभी भी बाजार से पूर्णतः लुप्त नहीं होती, जैसे कि बल्कि कम या अधिक लोगों की इसमें अभिरुचि बनी रहती है। आपने देखा होगा कुछ ड्रेसेस आज भी ऐसी हैं कि लोगों द्वारा वो अपनाई जा रही हैं, लोग उनको पहन रहे हैं। जैसे कि साड़ी हो गया आपका, ठीक है, जीन्स हो गया, एलाइन कुर्ता हो गया, ये क्या है आपके पुरातन शैली के ये उदाहरण है। शास्त्रीय या पुरातन शैली के ये उदाहरण हैं जो आज भी लोगों में लोकप्रिय हैं, या लोगों में आज भी उनकी जो उनके प्रति रुचि है वो आज भी उनमें बनी हुई है, और ये कभी भी बाजार से पूरी तरीके से लुप्त नहीं होते हैं। दूसरा है फैड्स। फैड्स क्या होते हैं, कम समय तक प्रचलन में रहने वाली फैशन शैलियाँ जो होती हैं वो आपकी फैड्स कहलाती हैं। ऐसी शैलियों के डिज़ाइन में वह उत्कृष्टता या वो बात नहीं होती है कि उपभोक्ताओं के ध्यान को लंबे समय तक वो आकर्षित कर सकें। आपने देखा होगा कुछ नेकलाइन या फिर कुछ टैटू, स्पाइक्स, इस तरीके के जो डिज़ाइन होते हैं ये फैड्स के उदाहरण होते हैं। फिर है चक्रों के भीतर चक्र। ये क्या है इसको समझते हैं। कई बार फैशन शैलियों के रंग, टेक्सचर, सिलवट आदि डिज़ाइन तत्वों में परिवर्तन होने के बावजूद भी वह डिज़ाइन पूर्व के समान लोकप्रिय बना रहता है। जीन्स इसका एक उदाहरण हो सकता है। आपने देखा होगा जीन्स में काफ़ी तरीके के डिज़ाइन में चेंजेस आए हैं, जैसे कि कटी हुई डिज़ाइन या उसमें कोई डिज़ाइन डाल दिया। तो ये क्या है, चक्रों के भीतर एक चक्र होता है और ये अपने पूर्व डिज़ाइन के समान ही लोकप्रिय बना हुआ है। तो ये आपके कुछ शैलियाँ हो गई। पहली पुरातन शैली जो कि हमेशा लोकप्रिय रहते हैं, बने रहते हैं। फैड्स जो कि कम टाइम के प्रचलन में रहते हैं। चक्रों के भीतर चक्र, जैसे कि जींस का एक उदाहरण हो गया, जो रंग, टेक्सचर, सिलवट आदि डिज़ाइनों के तत्वों में परिवर्तन होने के बावजूद भी डिज़ाइन पूर्व के समान लोकप्रिय बने हुए हैं। तो ये आपके फैशन चक्रों की लंबाई हो गई। फिर बात करते हैं फैशन के सिद्धांत। ठीक है, अब फैशन के सिद्धांत की बात हम करते हैं। इसमें क्या है, इस तथ्य को बेहतर ढंग से समझने के लिए यह आवश्यक है कि किस तरीके से कोई नया फैशन विचार लोगों के प्रति प्रचलित हो रहा है और किन कारणों से लोग उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। फैशन सिद्धांत में उपभोक्ताओं की जीवन शैली तथा उनके बजट स्तर का अध्ययन करना आवश्यक होता है। फैशन रूपांतरण प्रक्रिया के मूलतः 3 विविध रूप इसमें देखे जाते हैं। पहला है ट्रिकल डाउन सिद्धांत, यानी कि पारंपरिक रूपांतरण। इसमें क्या होता है, यह किसी प्रचलित फैशन की नकल करने तथा उसके प्रचलन को निचले स्तर पर रूपांतरित करने की पारंपरिक प्रक्रिया पर आधारित होती है। कोई भी जो ड्रेस है डिज़ाइनर के द्वारा, फैशन काफ़ी महंगा होता है, इसे कुछ लोगों द्वारा ही खरीदा जा सकता है। उन डिज़ाइनों को एक के बाद एक निम्न मूल्य पर तब तक कॉपी किया जा सकता है जब तक कि कोई नया डिज़ाइन उच्च स्तरीय फैशन की दुनिया से निकलकर सामान्य लोगों तक नहीं पहुंच जाता। यानी कि आपने देखा होगा कोई भी डिज़ाइन वो तब तक कॉपी नहीं आप कर सकते हैं जब तक कि कोई और नया डिज़ाइन उनके पास नहीं होगा। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे आपका जो डिज़ाइन है ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ठीक है, ट्रिकल डाउन यानी कि इस तरीके से। तो ये आपका हो गया
ट्रिकल डाउन यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जो आपका फैशन आता है, जैसे कि डिज़ाइनर्स के द्वारा या फिर जो उच्च वर्गीय लोग हैं उनके द्वारा जब वो नीचे सामान्य लोगों तो वो पहुंचता है, तो वो आपका ट्रिकल डाउन सिद्धांत यानी पारंपरिक रूपांतरण कहलाता है। दूसरा है ट्रिकल अप सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार फैशन की नई शैली जब गली नुक्कड़ से होते हुए उच्च स्तर तक पहुंच जाती है, यानी साधारण लोगों से कोई भी जो फैशन की शैली है वो गली नुक्कड़ या फिर किसी कस्बे से या छोटे गांव से निकलकर और उच्च लोगों तक वह पहुंची है या डिजाइनर्स के पास वो पहुंची है, तो वो आपका ट्रिकल अप सिद्धांत कहलाता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है। फिर तीसरा है ट्रिकल अक्रॉस सिद्धांत, बहुप्रसार। इसमें क्या होता है, आधुनिक संचार माध्यमों ने विश्वव्यापी फैशन शैलियों को काफ़ी तेजी से हमारे घरों तक पहुंचा दिया है। उपभोक्ताओं के विविध आयु वर्ग, जीवन शैलियां तथा पसंद आदि को ध्यान में रखते हुए कई सारे बाजार विकसित हो रहे हैं। आजकल बड़े से लेकर छोटे स्तर तक की दुकानों में विभिन्न मूल्य वर्गों के विभिन्न विभिन्न डिजाइनों के कपड़े, आभूषण आदि देखने में विभिन्न मूल्य वर्गों के जो भी कपड़े हैं, डिज़ाइन हैं या आभूषण हैं, वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो बहुप्रसार का अर्थ है कि कई सारी विविध शैलियों को एक साथ एक ही समय में स्वीकृत किया जाता है, यानी कोई चीज़ जो है वो डिज़ाइन या आभूषण हो गए, रंग रूप जो भी हो गए, उनको जो भी शैलियाँ हैं उनको एक ही समय में स्वीकृत किया जाता है, ये आपका बहुप्रसार कहलाता है। यह विविध शैलियों में निर्मित एक आधुनिक फैशन बाजार को इंगित करता है, यानी कि जो भी आधुनिक उसमें चल रहा है तो वो आपका क्या कहलाता है, ट्रिकल अक्रॉस सिद्धांत कहलाता है। तो ये आपके तीन सिद्धांत है। पहला है ट्रिकल डाउन सिद्धांत, जब आपको जो भी सेलिब्रिटी हैं या मॉडल्स हैं या फिर उच्च वर्गीय लोग हैं उनके द्वारा जब वो फैशन नीचे की तरफ आता है, साधारण लोगों के पास, गली नुक्कड़, गांव, शहर, उनकी तरफ आता है, तो वो आपका ट्रिकल डाउन सिद्धांत कहलाता है। दूसरा है ट्रिकल अप सिद्धांत, जब वो छोटे स्तर से लेकर यानी कि साधारण लोग या गली नुक्कड़ या किसी गांव या फिर मतलब छोटे स्तर से लेकर बड़े की तरफ वो जाता है, उच्च वर्गीय लोगों तक वो पहुंचता है, वो आपका ट्रिकल अप सिद्धांत कहलाता है। ट्रिकल अक्रॉस सिद्धांत, बहुप्रसार, ये क्या है, ये आधुनिक फैशन बाजार को इंगित करता है जब बहुत सारी शैलियां एक ही साथ या एक ही समय में स्वीकृत की जाती हैं, जैसे कि आधुनिक समय में देखा जा रहा है, तो ये आपका बहुप्रसार कहलाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं फैशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला है इसमें रंग रूप। तो जो भी कोई फैशन जो है वो आपका जब भी चल रहा होता है, कोई भी डिज़ाइन हो गया, रंग रूप जो भी हो गया, तो वो क्या है, कपड़े का जो रंग होता है वो पहनने वाले के रंग के अनुसार होना चाहिए। साफ रंग के लिए पिंक और हल्के रंग अच्छे लगते हैं, जबकि सांवले लोगों पर बहुत कम गहरे रंग जो होते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो जो भी आपका फैशन जिस भी तरीके से आप को प्रभावित कर रहा है, उसमें कुछ कारक होते हैं, जैसे कि रंग रूप हो गया, तो पहनने जिसको भी वो फैशन अपनाना है, अभी जो भी कोई कलर हो गया, तो वो क्या है, जो जिसको भी वो स्वीकार करना है तो वो अपने रंग रूप के माध्यम से उसको देखता है, यानी कि ये एक फैक्टर है जो उसको प्रभावित कर रहा है। दूसरा है अवसर। ठीक है, अवसर, भिन्न भिन्न अवसरों के लिए भिन्न भिन्न कपड़ों की हमें आवश्यकता होती है, जैसे कि शादी विवाह के लिए, पार्टियों के लिए या फिर कोई भी उस फंक्शन के लिए, तो उनमें हम अवसर को भी देखते हैं। ये भी एक फैक्टर होता है जो फैशन को प्रभावित करता है। तीसरा है व्यवसाय। तो कपड़े व्यवसाय पर भी आधारित होते हैं, जैसे कि टाई, सूट, टी शर्ट, जींस आदि की आवश्यकता हमें होती है जब हम कोई ऑफिस के लिए, जो ऑफिस गोइंग होते हैं उनके लिए ये फैक्टर प्रभावित करता है। फिर है शरीर का गठन। अब शरीर का गठन कैसा है, कोई इंसान कैसा है, पतला है, मोटा है, तो उसके आधार पर ये देखा जाता है कि किस तरीके से वो फैशन को अपनाएगा। या कपड़ों का नमूना, स्टाइल, रंग शरीर के गठन से संबंधित होता है। एक रंग की पोशाक सभी तरह के व्यक्तियों के लिए सही नहीं होती है। आपने देखा होगा जब हम पढ़ते हैं, जो मोटे और पतले लोग होते हैं, तो जो मोटे लोग होते हैं उनके लिए ऐसे में मैचिंग रंग के कपड़े पहनना बेहतर होता है कि
जैसे जो लोग मोटे होते हैं, यदि वो एक ही कलर का कपड़ा पहने तो उनकी लंबाई ठीक ठाक दिख जाती है। तो शरीर के गठन के हिसाब से भी फैशन प्रभावित होता है। फिर है फैशन। अब फैशन क्या चल रहा है, कुछ स्टाइल, प्रिंट, रंग किसी भी समय पहने जा सकते हैं। कुछ कभी उदासीन रंग तो कभी एक विशेष रंग का रिवाज होता है। कभी फूलों वाली प्रिंट आपने देखी होगी जो फैशन में चल रही होगी। तो ये सब क्या है, ये फैशन पर आधारित होती हैं और ये फैशन को प्रभावित करती हैं। फिर है पोशाक की फिटिंग। पोशाक की फिटिंग, इसमें क्या होता है, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। एक व्यक्ति या व्यक्तित्व कपड़े की फिटिंग से ही बनता है व बिगड़ता है। यानी जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व जो होता है वो कपड़े की फिटिंग के माध्यम से भी बनता और बिगड़ता है। किसी भी पोशाक में व्यक्ति अपने आप को आरामदायक महसूस करना चाहता है, जबकि दूसरे में वह चलने फिरने उठने बैठने में कठिनाई महसूस करता है। तो फिटिंग के आधार पर ही व्यक्ति देखने में सुंदर या भद्दा लग सकता है। ऐसे में अच्छी फिटिंग के कपड़े व्यक्ति का आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। तो इसमें पोशाक की फिटिंग का भी महत्वपूर्ण भाग होता है। फिर है शरीर गठन की कमी। तो शरीर के गठन में कोई ना कोई कमी हो जाती है। कुछ व्यक्तियों के कद छोटे या कंधे चौड़े या छोटी गर्दन या पतले दुबले होते हैं, कुछ के कंधे झुके हुए रहते हैं। इसलिए प्रिंट स्टाइल गर्दन का आकार भी शारीरिक गठन से संबंधित होता है, यानी वो भी उसको प्रभावित करता है। फिर है निवास स्थान। आप जहाँ भी रह रहे हो, जैसे कि आप शहर में हैं, गांव में हैं, तो क्या होता है, कुछ जो फैशन में यदि कोई वस्त्र चल रहा होता है, कोई ड्रेस चल रही होती है, तो वहाँ पर आपका निवास स्थान भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि कुछ ड्रेसेस हैं हम गांव में नहीं पहन सकते हैं क्योंकि साधारण व्यक्तियों द्वारा वो वहाँ पर नहीं अपनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से निवास स्थान भी आपका महत्वपूर्ण होता है। फिर है कीमत। तो कुछ ड्रेसेस ऐसी होती हैं जो कि युवा वर्ग को अधिक महंगे कपड़े पहनने से गौरव अनुभव होता है। समय बीतने के साथ वह कपड़े की कीमत गुण के साथ साथ ही सोचने लग जाते हैं। मध्यम वर्ग जनता को फैशन की अपेक्षा ज़्यादा महत्व वो देती हैं। यानी जब भी फैशन में कोई चीज़ होती है तो उस पर कीमत भी प्रभावित करती है। फिर है सामाजिक सक्रियता। तो समाज में ज़्यादा सक्रिय व्यक्तियों को ज़्यादा कपड़े की आवश्यकता होती है। उन्हें कभी सामाजिक तो कभी पारिवारिक कार्यों से बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति फैशन व स्तर को बहुत ही महत्व देता है। तो ये तो हमने बात की फैशन को प्रभावित करने वाले कारक। रंग रूप, जो भी व्यक्ति है उसके द्वारा वो अपनाया जाता है, किस कलर का है, किस रूप का है। अवसर, क्या शादी विवाह पार्टी है, किस तरीके के अवसर पे उसे पहननी है वो ड्रेस, व्यवसाय भी प्रभावित करता है। शरीर का गठन हो गया, फैशन, पोशाक की फिटिंग, शारीरिक गठन की कमी, निवास स्थान, कीमत, सामाजिक सक्रियता। तो ये तो हो गए फैशन को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पर आपका फैशन का जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। इसमें कुछ आपकी शब्दावली बच जाती है जो हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे या फिर आपको एमसीक्यू के माध्यम से वो आपको करा दी जाएंगी। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, पहले हमने देखा 5 चरण इसके फैशन के, फैशन साइकिल के, परिचय, लोकप्रियता में बढ़ोतरी, लोकप्रियता का चरम सीमा, लोकप्रियता में कमी और उसका बहिष्करण किस तरीके से किया जाता है। फिर फैशन चक्रों की हमने लंबाई देखी, किस तरीके से उनकी जो लंबाई है यानी कि कब तक वो फैशन चलते हैं, पुरातन शैली, फैट चक्रों के भीतर चक्र। फिर हमने इसके सिद्धांत देखे और फिर इसके फैशन को प्रभावित करने वाले कारक देखे। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसकी जो शब्दावली है वो भी हम लोग आपको करा देंगे। थैंक यू।